प्रिय छात्रों, आज हम वैद्युत धारा से संबंधित यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी के अनुसार तीसरी यूनिट है, तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। 3A पार्ट, जिसे हम कह रहे हैं वैद्युत चालन व प्रतिरोध, सही है। और एक दूसरे पार्ट के रूप में हम पढ़ेंगे सरल परिपथ के रूप में, जिसमें कि कुछ जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो हम इस चैप्टर को दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से पहला पार्ट हम वैद्युत चालन व प्रतिरोध यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सही है। वैद्युत चालन में सबसे पहले एक शब्द आता है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा, या हम इलेक्ट्रिक करंट बोलें इसको, इंग्लिश में यदि कहना चाहें इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, वैसे यदि वैद्युत धारा शब्द हम इस्तेमाल करें तो आज एक इलेक्ट्रिक करंट या वैद्युत धारा एक ऐसा शब्द है कि जो विज्ञान या साइंस नहीं पढ़ता हो वो भी इसकी नेसेसिटी को भली भांति जानता है। वैद्युत धारा, जिसे हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में लाइट कहते हैं घरों में, हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग इस समय बन चुका है कि आप खुद बिना इसके जीवन की कल्पना भी आप एक बार को नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने कार्य हमारे रुक जाते हैं। आज हम वैद्युत धारा पर, इलेक्ट्रिक करंट पर इतने अधिक डिपेंड हैं कि छोटे से छोटा कार्य भी घरों में ट्रांजिस्टर ले लो, टॉर्च ले लो, इससे लेकर कोई भी बड़ा कार्य, यहाँ तक कि आप सैटेलाइट ले लो, प्रत्येक कार्य इलेक्ट्रिक करंट के बिना संभव हो ही नहीं सकता। तो आज के जीवन में आप वैद्युत धारा की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, अब हम आते हैं यहाँ पर शब्द वैद्युत धारा। देखिए, धारा, जब हम शब्द कहते हैं धारा, या हम इसको स्ट्रीम बोल सकते हैं, तो ये एक सामान्य वर्ड है जो हम पहले से बचपन से यूज करते आ रहे हैं। जैसे जल की धारा, समझ रहे नहीं, पवन की धारा, वायु की धारा। अर्थात यदि कोई भी द्रव्य एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रहा हो, फ्लो जिसे हम कह सकते हैं, फ्लो, तो उसे हम धारा के नाम से जानते हैं। तो आप जल धारा वगैरह ये पहले से वाटर स्ट्रीम वगैरह ये पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पर फिर हम कह रहे हैं वैद्युत धारा। जैसे जल धारा होती है, वाटर स्ट्रीम, ऐसे ही वैद्युत मीन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी पिछले चैप्टर में, अभी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, आवेश। अर्थात वैद्युत धारा से हमारा सीधा सीधा तात्पर्य है आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि कोई भी आवेश एक निश्चित दिशा में नेट आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो हम वैद्युत धारा कहते हैं, सही है। अर्थात हम इसको शॉर्ट में, यदि हम वैद्युत पूछा जाए कि वैद्युत धारा क्या होती है,
तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाता है। आवेश का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाता है। वैद्युत धारा कहलाता है। ठीक, तो ये तो वैद्युत धारा का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए पिछले चैप्टर में हमने अभी जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है स्थिर वैद्युतिकी से संबंध, ठीक है, संधारित्र से पहले वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने चार्जेज एट रेस्ट अर्थात विराम अवस्था में आवेश पढ़ा है। ठीक है, बस अंतर केवल इतना है कि वहां पर हमने चार्जेज एट रेस्ट, चार्जेज एट रेस्ट, ठीक है, विराम अवस्था में आवेश पड़ा है, जिसे हमने स्थिर वैद्युतिकी भी कहा था। स्थिर वैद्युतिकी, ये ध्यान रखना कि चैप्टर इंटरेस्टेबल भी है। इंपॉर्टेंस तो मैं इसकी बता ही चुका हूं कि अपने आप में बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और इसके बिना हम आज की जिंदगी जीवन की परिकल्पना भी सोचकर आप खुद जो है विवश हो जाएंगे कि इसकी अनुपस्थिति मात्र से ही आज का जीवन कितना दुर्भर हो जाएगा, ये हम समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन है भी बहुत इजी और आसान सा यदि आप उसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझते हुए चले जाएं। तो पिछले चैप्टर में हमें पढ़ा है चार्जेज एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं चार्जेज इन मोशन, बस ये थोड़ा अंतर है। चार्जेज इन मोशन जो वर्तमान चैप्टर हम पढ़ के चल रहे हैं। ठीक, चार्जेज इन मोशन को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अच्छा चलिए अब इससे आगे स्थिर वैद्युतिकी में हमने क्या पढ़ा है कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, जो चालक है, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य। एक तो हमने ये पढ़ा है यदि चार्जेज रेस्ट पोजीशन में हैं किसी भी उसमें, तो उस चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य है। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। प्लस साथ में हमने ये पढ़ा है कि जो भी चालक यदि हम कोई भी आवेशित करेंगे उसको, तो उसका जो विभव है वो पूरा चालक का जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ होगा। तो दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि संपूर्ण चालक का जो विभव है वो संपूर्ण चालक के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। दूसरा हमने ये पढ़ा है चालक के प्रत्येक बिंदु का विभव समान। ये पढ़ा हमने पिछले चैप्टर में। अब यहां पर आते हैं जो हम वैद्युत धारा में पढ़ रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। यहां पर चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। बिना वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का हमें पता है कि चार्ज गति में आएगा ही नहीं। ठीक, तो पहला तो यह है कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। यहां पर चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित रहेगा। एक तो ये अंतर आ जाएगा। अब से पहले हम कह रहे थे कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक, अब हम कहेंगे कि वैद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होना जरूरी है। दूसरा, चालक के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर निश्चित होगा। यहां पर हम कह रहे हैं चालक के प्रत्येक बिंदु का विभव समान है।
यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा। सही है, तो चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर उपस्थित रहता है। सही है, तो एक तो ये इन पहले चैप्टर में, इस चैप्टर में ये अंतर है। और वैसे भी आप देखो, जब हम वैद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट पिछले उसमें क्लियर कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र है, जैसे कि ये, तो विभवांतर तो अपने आप ही होगा उसके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव में कमी होती है। तो यदि हम चालक के अंदर हमने कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है, मान लेते दो बिंदु हैं, ये एक ए बिंदु और ये बी बिंदु, इसका विभव है VA और इसका विभव है VB। सही है, तो चालक के अंदर जब हम ये कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तो ये बात तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है, अर्थात चालक के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव में कमी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि A बिंदु का विभव B बिंदु के विभव से ज्यादा है। तो ये चीज हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चालक में जो डिफरेंस आएगा, पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र शून्य चालक के अंदर और संपूर्ण जो चालक है वो एक समान विभव पर रहेगा। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा अंतर कर देंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी होना चाहिए चालक के अंदर, तभी उसके अंदर वैद्युत का प्रवाह हो सकता है, और हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए। सही है, चलिए अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। दो चीज तो हमने ये देख ली यहाँ पर, ठीक है, ये अभी हम वैद्युत धारा का केवल कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं कि वैद्युत धारा होती क्या है, ठीक है, किस प्रकार से चालक में प्रवाहित होती है, हम उसको अच्छी तरह फिलहाल समझना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके गुण दोषों का, कैरेक्टरिस्टिक्स का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा आता है वैद्युत धारा की हम दिशा क्या लेके चले। ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा, मैं इंग्लिश में ही हेडिंग लिख देता हूं, समझ जाएंगे आप, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना समझने वाली चीज है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, अर्थात वैद्युत धारा की दिशा। ठीक है, हम जो वैद्युत धारा की दिशा लेंगे वो धन आवेश की गति की दिशा लेंगे। या तो हम यदि धन आवेश किसी दिशा में गति कर रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसे हम वैद्युत धारा की दिशा कहेंगे। सही है, या फिर ऋण आवेश यदि कहीं प्रवाहित हो रहा है, उसकी विपरीत दिशा ली जाएगी वैद्युत धारा के। ठीक है, इसे अच्छी तरह आप समझ लें कि जो वैद्युत धारा की दिशा है, देखिए एक तो ये समझ लें, हमने कहा है कि आवेश का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाएगा। अब उस आवेश में कहीं कोई ये वर्णन नहीं है या ऐसा कुछ वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन सा आवेश, चाहे धनावेश हो किसी भी रूप में हो, ऋणावेश हो किसी भी रूप में हो, यदि कहीं पर फ्लो हो रहा है, गतिशील है, तो हम वहां पर निश्चित रूप से कहेंगे कि यहां पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जिस दिशा में धनावेश जा रहा है उसी दिशा में वैद्युत धारा की दिशा लेंगे। और हमें यह भी पता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जो ऋणावेश की गति की दिशा है वो धनावेश की गति की दिशा के अपोजिट होती है, क्योंकि धनावेश पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र के कारण, और ऋणावेश पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। सही है, तो ये अच्छी तरह आप अपने मस्तिष्क में बैठा लें
कि यदि हम ऋणावेश कहीं पर गति कर रहा है तो वैद्युत धारा की दिशा लेंगे ऋणावेश की गति की दिशा के अपोजिट, और यदि धनावेश गति कर रहा है तो धनावेश की गति की दिशा में, ठीक है। या फिर दूसरे रूप में हम बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक ही बात है। इसमें दोनों वर्ड जो ऊपर वाले हैं, ये जो दोनों वर्ड हैं, इसमें अपने आप ही समाहित हो गए, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट रूप में ये भी कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव में कमी होती है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत धारा की दिशा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ली जाएगी। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। सही है। तो अब सारी चीज एक दूसरे से वैसे ये कनेक्टेड है, संबंध है कि हम ये कहें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत धारा की दिशा ली जाएगी, हम ये कहें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर वैद्युत धारा की दिशा ली जाएगी, हम ये कहें धनावेश की गति की दिशा में वैद्युत धारा ली जाएगी, हम ये कहें ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में वैद्युत धारा की दिशा, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, हम अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो वैद्युत धारा की दिशा का निर्धारण हम इस प्रकार से करेंगे। अच्छा, एक चीज आप यहीं पर साथ में और देख लो कि जो वैद्युत धारा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत धारा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक, अदिश राशि। तो ये भी आप ध्यान रखें कि हम भले ही वैद्युत धारा की दिशा 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 शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन वैद्युत धारा को हम एक स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि के रूप में अध्ययन करेंगे। और जो हम वैद्युत धारा की दिशा कह रहे हैं, ये केवल और केवल यदि देखा जाए तो आवेश के प्रवाह, धन आवेश के प्रवाह की दिशा से तात्पर्य है इसका, अर्थात वैद्युत धारा की दिशा से केवल आवेश के प्रवाह की दिशा के बारे में हम ज्ञान बताते हैं, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। अदरवाइज ये एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है, ठीक है, वैद्युत धारा का परिमाण कितना लेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। नेक्स्ट पॉइंट, वैद्युत धारा का परिमाण, ठीक है। तो किसी भी परिक्षेत्र से, ठीक है, नेट आवेश के प्रवाह की दर, जो वैद्युत धारा है आई है, सही है, कि किसी भी परिक्षेत्र से नेट आवेश के प्रवाह की दर, नेट आवेश के प्रवाह की दर का मान, ठीक, वैद्युत धारा के परिमाण के बराबर होता है। वैद्युत धारा के परिमाण के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी क्षेत्र से डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में प्रवाहित हो रहा हो, तो वैद्युत धारा का परिमाण लेंगे हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा
सही है। तो ये वैद्युत धारा का परिमाण हो गया, सही है। कि या हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित नेट आवेश की मात्रा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ये प्रति सेकंड प्रवाहित, हम नेट आवेश की मात्रा इसलिए कर रहे हैं, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से मतलब नेट आवेश की मात्रा से है कि हम देखिए अभी थोड़ी देर पहले, बाद में भी अभी हम अध्ययन करेंगे कि यदि आवेश प्रवाह हो रहा है कहीं पर भी, आवेश गतिशील है, तो जरूरी नहीं कि वहां पर वैद्युत धारा ही हो, ये भी हम देखेंगे। तो इसलिए नेट आवेश का प्रवाह होना चाहिए। दूसरा एक आप ये ध्यान रखेंगे, जो वैद्युत धारा होगी वो संपूर्ण चालक में वैद्युत धारा का मान किसी समय एक सा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि वैद्युत धारा का जो परिमाण है, ये वैद्युत धारा किसी समय संपूर्ण चालक में एक समान होती है। ये नहीं कि कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा है। ओके। और वैद्युत धारा के समय, जब भी वैद्युत धारा प्रवाह हो रही है, वैद्युत धारा प्रवाह के समय कहीं पर भी आवेश का संचय भी नहीं होता है। ये भी आप ध्यान रखें कि वैद्युत धारा के प्रवाह के समय वैद्युत धारा के प्रवाह के समय किसी भी बिंदु पर आवेश का संचय नहीं होता है। आवेश का संचय नहीं होता, ये भी एक पॉइंट आपको नोट करना है। अर्थात यदि कोई जैसे इलेक्ट्रिक वायर है, कोई चालक तार है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने से पहले उदासीन, और यदि उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो भी उदासीन ही रहेगा वो। ये नहीं कि उसमें आवेश का प्रवाह होगा, सही है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी आवेश के प्रवाह से, लेकिन उसमें जितना आवेश पहले था प्रत्येक बिंदु पर उतना ही बना रहेगा, कहीं पर भी न आवेश कम न ज्यादा, सही है। अर्थात यहाँ पर आवेश के संरक्षण के नियम की भी पूर्ण रूप से पालना होती है, सही है। न आवेश संचय होता है न उत्पन्न होता है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि I बराबर हम डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी ले रहे हैं। ये यदि नियत धारा है, स्टेडी करंट है, नियत धारा की अवस्था में, नियत धारा के लिए। और यदि मान लेते हैं, हम ऐसी भी कंडीशन पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में भी, आगे भी, कि जिसमें वैद्युत धारा का परिमाण लगातार परिवर्तित हो रहा हो, ठीक है, तो जिसे हम कहेंगे परिवर्तित धारा। तो उस अवस्था में हम I बराबर लेके चलेंगे डी क्यू बटे डी टी। तो या तो ये कहते हैं हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका भी हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अर्थात अनंत सूक्ष्म समांतराल में आवेश के प्रवाह की दर, और या फिर हम कहते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, जैसे भी आप करना चाहें। ये हम किस अवस्था में कह रहे हैं? ये यदि धारा परिवर्तित है, परिवर्तित धारा की अवस्था में। परिवर्तित धारा के लिए हम ये लेके चलेंगे, सही है। अच्छा, यहां पर तत्क्षणिक मान जो है लगातार परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है साथ साथ में कि ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, इनकी अनुपालना ही परिवर्तित धारा में भी होगी। धारा का मान भले ही परिवर्तित हो रहा है, सही है, लेकिन किसी भी बिंदु पर न तो आवेश का संचय होगा, और किसी क्षण चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत धारा का मान एक समान होगा। अलग अलग समय पर चालक में प्रवाहित धारा का मान तो अलग अलग होगा,
अच्छी तरह समझ लें आप। लेकिन चालक किसी समय, जिस क्षण हम ये कह रहे हैं कि भाई चालक के इस बिंदु पर वैद्युत धारा इतनी है, तो वो प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य होगी। ये नहीं कि इस बिंदु पर धारा कुछ और इस धारा पर। तो ये तो चाहे स्थायी धारा हो चाहे परिवर्तित धारा हो, सही है, दोनों ही अवस्थाओं में समान रूप से ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, सही है, एक साथ ही लागू रहेंगे। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं, इसकी यूनिट। यूनिट तो देखिए, वैसे आपको यदि हम वैद्युत धारा का मात्रक यदि हम देखें तो इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट हो गया। हमने क्या कहा था कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, अर्थात आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, दैट मीन्स आवेश बटे समय, यही तो परिभाषा की है। तो इसका जो मात्रक है वो आपसे यदि पूछा जाए तो आप बड़े आराम से, आपके दिमाग में घूम रहा होगा, कूलम पर सेकंड। वैद्युत धारा का जो मात्रक है, यूनिट है, ठीक है, मात्रक वैद्युत धारा का मात्रक, सही है, या तो हम कूलम पर सेकंड कह दें या फिर हम इसको एम्पियर भी हम बोल देते हैं, जिसे हम एब्रीविएशन कैपिटल ए से यूज करते हैं, सही है, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट, सही है, आंद्रे एम्पियर के नाम पर रखा गया है। फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पर यह मात्रक रखा है। कूलम पर सेकंड कहते हैं हम, ठीक है, या फिर हम उसको 1 एम्पियर कहते हैं। अच्छा, अब इसकी जैसे हम ये कहते हैं ना कि 1 एम्पियर, तो देखिए यदि एक, जैसे हमने वैद्युत धारा की जो परिभाषा है वो अभी हमने पढ़ी है, I बराबर हमने कहा है डेल्टा Q बटे डेल्टा T, सही है। अब यदि 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा हो किसी परिक्षेत्र से, तो हम समझ सकते हैं, सही है, तो वैद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो यदि किसी परिक्षेत्र से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, ठीक, 1 कूलम आवेश के तुल्य इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1 कूलम। यदि आपसे पूछा जाए, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक, और वैसे भी आपको ध्यान रहना चाहिए, एक कूलम आवेश के तुल्य, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 होती है, ठीक। सिंपल इससे Q अपॉन E से आप निकाल सकते हैं। N बराबर, यदि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो 1 कूलम आवेश बटे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक, अर्थात बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम ये कहें कि वैद्युत धारा का परिमाण 1 एम्पियर होगा यदि 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो। तो हम उसको दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी परिक्षेत्र से प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हों तो वैद्युत धारा का जो परिमाण है, ठीक है, वो 1 एम्पियर होता है, सही। चलिए, वैद्युत धारा एक अदिश राशि, ये हम कंसल्ट कर चुके, वैद्युत धारा का परिमाण देख चुके, वैद्युत धारा का मात्रक हम देख चुके, सही है। अब एक इसमें आपका आता है धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। धारा घनत्व या
करंट डेंसिटी। तो प्रति एकांक, यदि इसकी डेफिनेशन हम देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से प्रवाहित धारा या प्रवाहित वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मान ये धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व कहलाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल से। तो इसका मतलब जे, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, जे बराबर वैद्युत धारा अपॉन जिस क्षेत्रफल में से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सही है। मात्रक आप समझ सकते हैं, इसका मात्रक क्या ले लेंगे हम, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, हमने अब दो चीज आ गई हमारे पास, एक तो वैद्युत धारा और एक वैद्युत धारा घनत्व। अब इन दोनों में अंतर समझ लो आप। एक तो जो वैद्युत धारा है, जो अभी हमने, जिसे हमने डिफाइन किया था वैद्युत धारा, और एक हम अब पढ़ रहे हैं धारा घनत्व। तो वैद्युत धारा जो है ये तो है एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्णन किया था अदिश राशि। लेकिन ये है सदिश राशि धारा घनत्व। एक तो इनमें ये डिफरेंस है। सही है। सदिश, इसकी जो दिशा है सदैव अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के जिस पर हम धारा घनत्व निकाल रहे हैं उसके लंबवत ली जाएगी। जो दिशा है धारा घनत्व की अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के लंबवत। काट क्षेत्र के लंबवत ली जाएगी। सही है। दूसरा जो इसमें, तो एक तो इसमें ये डिफरेंस हो गया पहला, धारा और वैद्युत धारा घनत्व में। दूसरा एक इसमें डिफरेंस है कि जो वैद्युत धारा है ये पदार्थ का स्थूल गुण है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ये पदार्थ का कैसा गुण है, स्थूल गुण। स्थूल गुण का तात्पर्य ये है कि इसे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन नहीं कर सकते। पूरे पदार्थ में वैद्युत धारा का मान एक समान ही होगा, जो भी हमने पढ़ा था। और ये जो है, जो धारा घनत्व है, ये पदार्थ का सूक्ष्म गुण है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। सही है। ये स्थूल गुण, दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो पूरे पदार्थ पर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, और सूक्ष्म गुण दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो ये जो धारा घनत्व है ये किसी पर्टिकुलर बिंदु पर डिफाइन होगा, अर्थात ये पदार्थ के अलग अलग भाग में अलग अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि एक ही हो। उदाहरण के लिए बहुत सिंपल सा मैं उदाहरण लेके बता रहा हूँ। सही है। कि यदि जैसे मैंने एक चालक बनाया, देखो ध्यान से देखिए आप, ये कोई चालक है इस प्रकार का,
एक तो ये चालक हमने बनाया, इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई मान लेते हैं, इसमें आई परिमाण की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक ये होता एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का, जैसे कि ये, और वायर सीधा होता, ठीक है, इसमें भी आई एम्पियर की धारा होती, ठीक। अब इसके दो सिरे ए पर और बी पर, ठीक, तो ये तो हम निश्चित रूप से कह ही सकते हैं पहले कि आई ए बराबर आई बी, जो धारा वैध का मान बिंदु ए पर है वही बिंदु बी पर होगा, ठीक है। लेकिन इस अवस्था में यदि चालक सीधा एक समान अनुप्रस्थ काट पर, तो यहां पर हम दोनों पर जो वैद्युत धारा घनत्व है वो भी एक समान होगा, जे ए बराबर जे बी, ये भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वायर सीधा है, ठीक। अब हम यहां पर आते हैं, इस पहले वाली कंडीशन में चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत धारा एक समान, धारा घनत्व भी एक समान। लेकिन इसमें देखें तो देखिए वैद्युत धारा आई, हम कह रहे हैं इस ए बी सी, इसके तीनों भागों के परिक्षेत्र अलग अलग हैं, ठीक, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र अलग अलग हैं। यदि हम यहां पर वैद्युत धारा घनत्व जे ए करें इस वाले भाग में, इस वाले भाग में वैद्युत धारा घनत्व हम जे बी कहें, और इस वाले भाग में वैद्युत धारा घनत्व हम जे सी कहें, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जे ए का मान सबसे ज्यादा है, फिर जे बी का मान उससे कम है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया वहां का, धारा वही रही आई बटे ए, और जे सी का मान सबसे कम है, ठीक। हालांकि जो दिशा है तीनों ही बिंदुओं पर वो एक समान ही रहेगी। जैसे यहाँ पर हम जे ए की दिशा दिखाना चाहें तो ये, यहाँ पर जे बी की दिशा दिखाना चाहें तो ये, और यहाँ पर हम जे बी की दिशा दिखाना चाहें तो ये, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और साथ साथ आप देख लो, मान लेते हैं वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र तो एक समान है, लेकिन यदि वायर इस प्रकार से है, यूं, वक्राकार है, सही। तो अब इसके दो बिंदुओं पर मैं कहूं आपसे कि दो बिंदुओं पर, तो धारा तो हम अब भी वही कहेंगे कि चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो धारा है वो आई एम्पियर है, एक समान है, इसमें तो कहीं कोई इफेक्ट बट है ही नहीं, समझ रहे हैं। यहां पर धारा घनत्व की जो दिशा है वो ये होगी, मैंने कहा नहीं अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के लंबवत जे ए, और यहां पर जो धारा घनत्व की दिशा है वो ये होगी, अब देखो, हालांकि यहां पर यदि हम वैसे देखना चाहें इन दोनों बिंदुओं पर धारा घनत्वों के परिमाण तो समान हैं, अर्थात जो ए बिंदु पर परिमाण है वही बी बिंदु पर परिमाण है, क्योंकि दोनों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र एक समान है, ठीक। किसी भी चालक में समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले बिंदुओं पर वैद्युत धारा घनत्व एक समान होगा, ये तो कन्फर्म है, परिमाण समान हो गए। लेकिन धारा घनत्व समान नहीं कह सकते हैं, परिमाण तो समान कह दिया, लेकिन हम ऐसा तो कह ही नहीं सकते इसमें कि सदिश जे ए बराबर है सदिश जे बी के, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सदिशों को बराबर नहीं रखा जा सकता, परिमाण भले ही समान है लेकिन दिशा अलग अलग हो गई। तो इसलिए ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि परिमाण समान हो अलग अलग बिंदुओं पर, लेकिन दिशा अलग अलग होने से भी वैद्युत धारा घनत्व का मान अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से वैद्युत धारा एक अदिश राशि
लेकिन वैद्युत धारा घनत्व जो है वो एक सदिश राशि है। सही है। अब आती है हम आवेश का परिकलन कैसे करें। आवेश का परिकलन, प्रवाहित आवेश का परिकलन कहने का मतलब ये है। सही है। तो प्रवाहित आवेश का परिकलन हम Q बराबर I इंटू डेल्टा टी से करेंगे नियत धारा की अवस्था में। प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, ठीक है, स्थायी अवस्था में ये। और यदि स्थायी अवस्था नहीं है, परिवर्तित धारा है, तो हमें पता है, ये भी पता है, इंटीग्रेशन T1 से T2, और ये हम I इंटू डी टी, आई डी टी, ये तो एक परिवर्तित धारा है। तो हम प्रवाहित आवेश की कैलकुलेशन इससे करेंगे। और धारा घनत्व के पदों में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान कैसे निकालेंगे हम। प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर J इंटू ए, यदि वैद्युत धारा घनत्व एक समान है। और यदि एक समान नहीं है तो फिर हम पता है I बराबर इंटीग्रेशन J डी ए। ठीक है, वक्र पृष्ठ के लिए इससे ले लेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने वैद्युत धारा और धारा घनत्व का जो भी हमने अर्थ है स्पष्ट रूप से समझा है। निश्चित है कि वैद्युत धारा और धारा घनत्व के कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए होंगे। और अब इससे अगले लेक्चर में हम वैद्युत धारा का जो माइक्रोस्कोप व्यू है कि अर्थात वो किस प्रकार से प्रवाहित होती है, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।